हेलो दोस्तों। अब तक हमने कंप्यूटर में पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया। और इंट्रोडक्शन से लेके उस कंप्यूटर का हिस्ट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 से पार्ट 6 तक लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिला, हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया कंप्यूटर का हिस्ट्री, और बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में हमने जाना। और अब जो पढ़ेंगे हमने कीबोर्ड का भी कंप्लीट कर लिया, 2 सेशन लिया कीबोर्ड के ऊपर, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लेक्चर 3 है वो माउस के ऊपर। ये हमारा इनपुट डिवाइस माउस। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन पे देखा, उसके बाद हमने कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो पढ़ा, सारा डिटेल में पढ़ा हमने। थर्ड, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसके बारे में हमने देखा। तो अब जो हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, और इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमने कंप्लीट कर दिया की इन डिवाइस जो कीबोर्ड है उसको हमने कंप्लीट किया। कीबोर्ड का सेशन कंप्लीट हुआ, जो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। उसके बाद अब जो हम कर रहे हैं वो पिक एंड ड्रॉ, पॉइंट एंड ड्रॉ, सॉरी पॉइंट एंड ड्रॉ के जो डिवाइसेस हैं उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है माउस, और माउस के बारे में हम पढ़ेंगे। माउस ये कंप्यूटर लेक्चर 3, इनपुट डिवाइस का लेक्चर 3 है। दो इनपुट डिवाइस के लेक्चर्स हैं, जिसमें कीबोर्ड का पार्ट 1 और कीबोर्ड पार्ट 2 का पूरा डिटेल से हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887। आप यहाँ पे हम हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी चल रहा है इस चैनल पर। अब इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? इनपुट लेगा और डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करेगा, और साथ ही साथ आउटपुट प्रदान करेगा। और इसकी एक और स्पेशलिटी होती है, डाटा को स्टोर करता है। तो मैं डाटा दे रहा हूँ इनपुट में, तो जो भी हम डाटा एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने डाटा दिया है एंट्री इनपुट के तौर पे, वो डाटा को प्रोसेस करेगा और डाटा को साथ में स्टोर भी करता है, और डाटा आउटपुट के तौर में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डाटा की बात कर रहे हैं, तो जब ह्यूमन एंट्री डाटा डिवाइस और सोर्स एंट्री डाटा डिवाइस, दो कैटेगरी में हमने इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण किया। अब जो की इन डिवाइस में सबसे पहला देखने को मिलता है कीबोर्ड। की इन डिवाइस में कीबोर्ड। कल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो 2 सेशन था, वो कीबोर्ड को हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, माउस। जब भी हम कर्सर यहाँ पे पॉइंट करते हैं तो ये क्या कर रहा है, जब भी कर्सर दिखाओगे, यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन में आपके सामने रखा है कर्सर, जब भी मैं इसको इस तरफ भी मूव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस तरफ पॉइंट कर रहा है, और ड्रॉ करने के काम आता है कर्सर। अभी पेंट में भी हम यूज करते हैं इसका। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में सबसे पहले देखने को मिलता है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। ये 3 क्लासिफिकेशन है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के बारे में। हमारा टॉपिक है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो सबसे पहले पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हमको देखने को मिलता है पॉइंट। एग्जाम में पूछता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, और चौथा दे देगा कीबोर्ड। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है, ऐसा पूछेगा। तो कीबोर्ड की इन डिवाइस है। बाकी माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल आपके क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। माउस के बारे में पढ़िए। अब आज की डेट पे माउस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, किसके लिए? पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है इसको। और माउस का प्रचलन तब बढ़ा जब जीयूआई आपको जब डिवाइस जीयूआई डेवलप हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी आप स्क्रीन पे कर्सर, बटन, फोल्डर के ऑप्शन जब देखते हैं, तो आपको आइकन्स, फोल्डर आइकन्स, बटन्स, ये आपको जब इसका इस इंटरफेस का जब डेवलप हुआ कंप्यूटर में, तो इसका प्रचलन बढ़ गया। आप इजीली किसी भी फोल्डर को पॉइंट कर सकते हो, किसी भी आइकन को। तो आपने देखा होगा गोला आइकन और ऐसे एरोज आइकन, फोल्डर्स आइकन। तो यही है ग्राफिकल यूजर, जो यूजर यूज करते हैं इंटरफेस, है ना। इजीली आइकन को हम लोग देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, फोल्डर्स को लोकेट कर सकते हैं। तो जब जीयूआई डेवलप हुआ, तो इसका महत्व बढ़ गया, किसका? माउस का। तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अब इसके जो खोज करता है, आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर डोगला एंगलबर्ट। ठीक, डॉगलस एंगलबर्ट, यहाँ एस मिसिंग है।
डॉक्टर डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में इसकी खोज की थी। अब माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर कोई फोल्डर होता है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अगर कोई फोल्डर होता है उसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। अब ये कब डेवलप हुआ, ये फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ। जैसे ही मैं फोर्थ जनरेशन की बात करता हूँ तो हम फर्स्ट से लेकर सिक्स जनरेशन तक एक क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हम कंप्यूटर किससे बनाते थे, वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे। सेकंड जनरेशन में हम कंप्यूटर किससे बनाते थे, ट्रांजिस्टर से बनाते थे। थर्ड जनरेशन में हम किससे कंप्यूटर बनाते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाते थे। फोर्थ जनरेशन जब तक आया तब तक माइक्रो प्रोसेसर हमको देखने को मिल गया। फिफ्थ जनरेशन में भी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इस सब पे काम होता है। तो इसी से हमको कंप्यूटर में भी माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं। अगर बात करूं मैं, फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिलता है लिनक्स। फोर्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में हम लिनक्स और विंडो डॉस, फिर यहाँ आते तक हम लोग विंडोज पहुंच गए फिफ्थ जनरेशन। तो फोर्थ तक विंडोज आ चुका था प्रचलन में। फोर्थ जनरेशन में आपको विंडोज देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस और लिनक्स को उस टाइम पे इस जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन में हम थे, तो उसके एप्लीकेशन आज भी हम यूज करते हैं। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, लिनक्स है ना, इसके तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिफ्थ जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक जैसे नैनो साइंस पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पूछा जाए फोर्थ जनरेशन में, तो LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब क्या थे, इसके चीफ कंपोनेंट्स थे। अब हमने अब तक देखा कि कंप्यूटर बनता है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में हम AI चीफ कंपोनेंट देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा। अब इसमें अगर रिवाइज किया जाए तो फर्स्ट में हम किसका यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, जो कि लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सेकेंड जनरेशन में जब पहुंचे हम, तो हमने असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिला। अब जो सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल कोबॉल, फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये आपको देखने को मिलता है सेकंड जनरेशन में। इसके कुछ अगर कंप्यूटर के एग्जांपल बात कर ले तो IBM 700, 1401, IBM के कुछ कंप्यूटर्स आपको एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा था एनियाक, एडवैक और यूनिवैक। ये तीन, एनियाक और यूनिवैक की खोज किसने की थी, जॉन मॉचली ने की थी। जे प्रेस्पर एकट, इन दोनों ने यूनिवैक और एनियाक की खोज की थी। इसमें प्रोग्राम में चेंज करना मुश्किल था। इसमें प्रोग्राम में परिवर्तन देखने को मिला था हमें। एडवैक प्रोग्राम को स्टोर करता था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ये कुछ हमने बेसिक रिवाइज कर लिया। तो एग्जाम में पूछेगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किस जनरेशन से संबंधित है, तो ये फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस। आगे बढ़ते हैं। माउस में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और बीच का स्क्रॉल बटन होता है। अब माउस कनेक्शन वायर्ड और वायरलेस, अभी एक रिसीवर और ट्रांसमीटर आपको देखने को मिलता है। तो वायर्ड और वायरलेस धीरे धीरे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, पहले हम वायर्ड यूज करते थे तो वायर में भी PS2 प्लग इन टू स्टेशन यूज करते थे। उसका इमेज यहाँ पे होगा आपके लिए। ये प्लग इन टू PS2, जो ये यूएसबी केबल से जोड़ा जाता था। फिर पहले PS2 जो प्लग इन स्टेशन हुआ करते थे, ये दोनों, और USB का यूनिवर्सल सीरियल बस आपका, ये फुल फॉर्म है। अब आगे देखते हैं। बीच जैसे बटन, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, बीच का स्क्रॉल बटन है ना।
और ये ऑप्टिकल सेंसर पे भी काम करता है, वायरलेस कनेक्टिविटी। कुछ माउस के कुछ फीचर्स है। माउस लेफ्ट बटन, राइट बटन, सेंटर बटन, इसमें आपको तीन देखने को मिलता है। जो लेफ्ट बटन है इसे क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट एंड ड्रैग का काम करता है, लेफ्ट वाला। आप माउस, ये जो लेफ्ट साइड का होता है, लेफ्ट साइड जब आप यूज करेंगे तो ये क्या काम करेगा, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट या ड्रैग करने के लिए। जब राइट साइड का आप यूज करेंगे, डायलॉग बॉक्स या मेन्यू बॉक्स ओपन खोलने के लिए काम आता है, ठीक है। और अगर एग्जाम में इसका आविष्कार कौन किया था, डगलस एंगलबर्ट 1964 में आपको इसका आविष्कार देखने को मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये 2 डायमेंशनल पे काम करता है माउस। सेंटर बटन, स्क्रॉल बटन, आप किसी पेज में अप एंड डाउन करने के लिए भी हम, अगर आप कर्सर को, स्क्रॉल को, जो चक्री वहाँ पे ऐसा गोला रहता है उसको नीचे खींचोगे तो नीचे ड्रैग होगा, नीचे के पेज, पेज डाउन करने के लिए, पेज अप करने के लिए आपको काम आता है। एक व्हील होता है उसमें, है ना। बस यही है इसका मेन फंक्शन। अब ट्रैक बॉल में देखेंगे तो एक सेंटर बॉल, आपको ऐसा बॉल देखने को मिलता है। जब भी आप इस ट्रैक बॉल वाले माउस को जब इस लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बॉल लेफ्ट साइड की ओर खसकेगा, ऐसा राइट साइड। तो ऐसे काम करता है ट्रैक बॉल, लेफ्ट हैंड सेंटर बटन कहते हैं। और माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है, जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। और इसके एक रबर बॉल लगे रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको रबर बॉल। बस आपको याद रखना है टाइप्स कितने होते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ में, कौन से क्या क्या आते हैं, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। तो ये जब माउस, आपको इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टीज आप अपने सिस्टम से चेक कर सकते हैं। ये जब नॉर्मल सिलेक्शन ऐसा एरो होता है, हेल्प सिलेक्शन में ऐसा होता है, वर्किंग इन बैकग्राउंड ऐसा होता है, जब बिजी होता है तो ऐसा दिखता है। ये कुछ माउस के प्रॉपर्टीज हैं। माउस, जो फंक्शन ऑफ माउस, पॉइंट एंड सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस आपको यही सब। और कलम या ब्रश की तरह भी यूज करते हैं, तभी तो इसका ये किस कैटेगरी में आता है, पॉइंट एंड ड्रॉ की कैटेगरी में आता है। माउस, फंक्शन ऑफ माउस, पॉइंट एंड सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए। अब ये आपको ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या इमेज पे ही सारा देखने को मिलेगा। डबल क्लिक, क्लिक करना, किसी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ये हमने देख लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप, आप किसी भी फोल्डर को क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फोल्डर, इमेज, आइकन, आप किसको भी, किसी को भी शिफ्ट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का। माउस के प्रकार, ऑप्टिकल माउस आपको देखने को मिलता है जिसमें लाइट एमिट लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे सतह से परावर्तित होती हैं, है ना। लाइट एमिटिंग डायोड आपको इसमें देखने को मिलता है। और जो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाले रबर बॉल नहीं होता, इसमें कोई रबर बॉल नहीं होता, ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल माउस के जब कोई नॉर्मल आप माउस यूज करते हैं, आपको सरफेस पे कुछ यूज पैड या यूज करना पड़ता है, बट जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके लिए कोई भी आपको पैड की यूज करने की जरूरत नहीं होती, माउस पैड की यूज जरूरत नहीं होती। आप बिना यूज किए, बिना माउस पैड के आप इसको काम कर सकते हैं। अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है इसको। वायरलेस और कॉर्डलेस माउस एक ही चीज है। वायर्ड वाले थोड़े तेज होते हैं, वायरलेस थोड़ा स्लो होते हैं, ठीक है। और गेमर्स के लिए वायर्ड माउस बहुत अच्छा रहता है, और गेमर्स के लिए थोड़ा सा वायर्ड माउस अच्छा होता है गेमर्स के लिए। जो वायरलेस होता है थोड़ा सा लैग करता है, बस ये छोटा मोटा डिफरेंस है, ये सब नहीं पूछेगा, बस जानकारी आपको होना चाहिए। और आजकल तो वायरलेस प्रचलन में बहुत ज्यादा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला वायर माउस आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी या ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए होता है। अब इसमें जो कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान, यही बताना चाहता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा होता है, वाईफाई के जरिए के द्वारा होता है। अब पहले हम पढ़ चुके हैं, जो रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है किसमें, वायरलेस, और ये माउस में, वायरलेस माउस में। इसका इमेज हमने देखा था, ये यहाँ पे, ये वायरलेस माउस है, इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आपको देखने को मिलेगा। अगर वायर्ड है तो यूएसबी पोर्ट की तरह कंप्यूटर से जुड़ता है। इसकी स्पीड जो, ये वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर काम करता है, 2.4।
ये सब आपको बस नहीं पूछेगा किस कैटेगरी में आता है, आपको पूछेगा। अब माउस, हमने अब तक देखा वायरलेस माउस और वायर्ड माउस। एक टच पैड में आपको, लैपटॉप के टच पैड में आपको माउस देखने को मिलता है, सेम फंक्शन है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ से अब तक लेफ्ट क्लिक, यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक आपको देखने को मिलता है। इसे घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान से एक दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक टच पैड पे, ये बस और कुछ अंतर नहीं होता। जॉयस्टिक आप देखेंगे तो जॉयस्टिक गेमर्स के लिए अच्छा होता है, ट्रेनिंग सिमुलेटर लोग के लिए, जो आपने देखा होगा मूवीज में भी। तो जॉयस्टिक जो गेमर्स भी यूज करते हैं जॉयस्टिक का, और ट्रेनिंग में अपने पायलट वाले भी जॉयस्टिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। ये रोबोट कंट्रोल के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो जॉयस्टिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ट्रेनिंग सिमुलेटर में किस माउस के किस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का यूज किया जाता है। आपको एग्जांपल में दे देगा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इनमें से कोई नहीं, तो आपको सेलेक्ट करना है जॉयस्टिक। तो ये, अब जो बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके, इसमें इसका एग्जाम फोटो देख लेते हैं। ये यहाँ पे बॉल है, बॉल के ऊपर एक छड़ी लगाए जाते हैं, इसी से ही लेफ्ट राइट मूवमेंट आपको कुछ स्पेशल फंक्शन की। यहाँ पे सारे बटन्स अवेलेबल है, माउस का जैसा काम कर रहा है, यानी इसके ऊपर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो बस एग्जाम में यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में कौन सा है कौन सा नहीं है, जॉयस्टिक यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए कौन सा आपको पिक एंड ड्रॉ डिवाइस यूज किया जाता है, आपको एग्जाम में ऐसा दे देगा। तो जॉयस्टिक आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग सिमुलेटर। ट्रेनिंग सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए जो यूज करते हैं, सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, हमने अब तक देखा, ये हमारा माउस हमने कंप्लीट किया, ट्रैक बॉल हमने कंप्लीट किया, जॉयस्टिक हमने कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे पिक डिवाइस। पिक डिवाइस में जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये डिजिटल पेन है, स्टाइलिश पेन बोल सकते हैं, टैब पेन बोल सकते हैं, टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन कैसे काम करता है? यहाँ पे बहुत सारी लाइट पास हो रहती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में क्या होती है, लाइट पास होता है टच स्क्रीन में। तो जिस जगह आप टच करोगे, यहाँ पे क्या होता है, लाइट का फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है, और यहाँ पे इसको समझ में आता है कि यूजर यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये पिक डिवाइस में आपको ये कुछ देखने को मिलता है। फिर ऑडियो देखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले लाइट पेन, या पेन के आकार पॉइंट डिवाइस है, जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इनपुट डिवाइस में हम देखते हैं इसको, इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट लाइट पेन का यूज कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, हाँ, लाइट पेन लिख रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या काम कर रहा है, ड्रॉ का भी काम कर रहा है। तो ये, और इसका उपयोग बारकोड को पढ़ने में भी किया जा सकता है। लेकिन टैब पेन, स्टाइलिश पेन की कैटेगरीज अलग है, इसके फंक्शंस भी अलग होंगे, बट एक ही कैटेगरी में आते हैं। जो प्रकाशी पेन, ये देख सकते हैं, पेन का यूज, लाइट पेन, स्टाइलिश पेन का हर जगह ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है। अब अगर पूछा जाए ये टच पैड में कौन सा यूज होता है, तो स्टाइलिश पेन या टैब पेन, आपको आंसर में टिक करना है। स्टाइलिश पेन भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो हैंड हेल्ड हम पढ़ चुके हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर में हैंड हेल्ड डिवाइस कौन कौन से है, पाम टॉप, जिसमें आप हाथ में रख सकते हैं, पीडीपी, तो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ा था। अब टच स्क्रीन कैसे काम करता है? यह एक आसान इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से एक, किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। अब टच स्क्रीन कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, आप जब भी जाते हो तो जिस पर्टिकुलर, जैसे बैंकिंग, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है या फिर पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो उस, अभी यहाँ पे पूरे स्क्रीन पर लाइट की जो फ्रीक्वेंट लाइट यहाँ पे क्या होते रहता है, आपको स्टिमुलेट, मतलब वहां पे स्टिमुलेट होते हुए दिखते हुए मिलेगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे, वहां पे लाइट जो पासिंग, पूरी स्क्रीन पर लाइट पास हो रहती रहती है ना, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पे जो लाइट है
वो पास होती रहती है। तो जिस सेक्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वहां कम हो जाएगी, और तब पता चलता है स्क्रीन में कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट कर रहे हो, वहां पे क्लिक कर रहे हो। तो टच स्क्रीन ऐसे काम करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन कियोस्क अपने रेलवे स्टेशन में आजकल लग चुका है, जो कि आपको ट्रेन का इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, एयरपोर्ट में देखने को मिलता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन कियोस्क में अपलोड कर दिया जाता है, आप यहाँ से आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। स्मार्टफोन और जो भी टैबलेट है, ये सब टच स्क्रीन पे ही आपको काम करने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के बीम्स इसमें पूरे कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पास हो रहे हैं। ये लाइट एमिटिंग डायोड पे काम करता है। जब भी आप यहाँ पे फिंगर किसी भी सेक्शन पे, जहाँ पे, तो ये बीम के जो लाइट बीम को क्या करता है, इंटरप्ट कर रहे हो आप। जब वहां पे इंटरप्ट कर रहे हो तो स्क्रीन को पता चलता है कि यूजर यहाँ पे कुछ टच कर रहा है, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे इस स्क्रीन में भी आप देख, जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पे लाइट के बीम्स पास हो रहे हैं, और जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप क्लिक करोगे वहां पे लाइट का बीम्स को आप इंटरप्ट कर रहे हो। यानी आपको टच स्क्रीन को पता चलता है कि यूजर यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहा है, तो आप वो उसके हिसाब से ऐसा काम करता है टच स्क्रीन। तो कुछ एग्जांपल हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क जो मैंने बताया कि एयरटेल आपका जो रिजर्वेशन, या फिर आप यहाँ पे भी जहाँ रेलवे रिजर्वेशन या फिर एयरपोर्ट में आपने ऐसा इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जो भी जिससे भी संबंधित, जैसे रेलवे में लगा इन्फॉर्मेशन की तो आपको रेल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एयरपोर्ट में लगा है तो वहाँ के फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसे कुछ चार्ट आपको वहां से देखने को मिलते हैं, ताकि आपको बार बार कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास जहाँ पे रिसेप्शन में है वहां पे जाके पूछने की जरूरत नहीं कि कब फ्लाइट आएगा, कौन से टाइम पे आएगा, कितना डिले है। तो डायरेक्ट आप कब फ्लाइट है, कब ट्रेन है, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। तो ये ह्यूमन का काम आसान करने के लिए इसको लगा दिया जाता है, क्योंकि काउंटर में आप देखोगे बहुत सारे लोग भीड़ लगा के पहुंचते हैं। तो इस व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है ताकि इजीली आप कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इजीली यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। ये अपडेट कर दिया, अपडेट होते रहता है। हमने देख लिया पिक पिक डिवाइस के बारे में। और इमेज में आपको बस कैमरा, डिजिटल कैमरा देखने को मिलता है। ऑडियो में माइक, जो भी मैं बोल रहा हूँ माइक के थ्रू, वो एक इनपुट डिवाइस है ना। माइक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अगर आउट जस्ट इसका अपोजिट आउटपुट बोले तो स्पीकर्स। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ आप किस में सुन सकते हैं, स्पीकर्स में सुन सकते हैं, हेडफोन्स में सुन सकते हैं, ईयरफोन्स में सुन सकते हैं, ईयरबड में सुन सकते हैं। जब मेरा आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप अपने सिस्टम के स्पीकर में सुन सकते हो, ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स में सुन सकते हो। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और मैं जिसमें बोल रहा हूँ वो माइक एक इनपुट के डिवाइस के कैटेगरी में आता है। और SRS, स्पीच स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जब भी आप गूगल का सर्च इंजन खोलेंगे तो जब गूगल यहाँ पे लिखा रहता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो भी आप बोलोगे वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आउटपुट के तौर पे देगा, है ना। साउंड कार्ड एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस में हमने कंप्लीट किया। अब पढ़ते हैं बार कोड। ये हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, अगला हमारा जो सेक्शन है, सोर्स डाटा एंट्री का डॉक्यूमेंट। अब हम पढ़ेंगे सोर्स डाटा एंट्री का जो सेक्शन है, वो है इम्पोर्टेंट, इमेज स्कैनर। इसके बारे में डॉक्यूमेंट, इमेज स्कैनर, जो भी आप आधार कार्ड कॉपी इमेज को स्कैन करवाते हो, अपना फोटो स्कैन करवाते हो, तो स्कैनर के थ्रू करवाते हो, ये इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DCR यानी बार कोड रीडर। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर कह सकते हैं। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR आपको बैंक में देखने को मिलता है। BCR आपको मॉल, शॉपिंग मॉल, यहाँ पे बारकोड, प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन होता है, वो BCR है, बारकोड रीडर है। OMR शीट आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको OMR शीट में ही जो ऑप्शन है फिल करते हो आप, वो OMR शीट। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो, ये क्या करता है, डायरेक्ट आपका जो हार्ड कॉपी में टेक्स्ट है उसको इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसका हम डायरेक्ट एक एक बार इसको पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, एक रिवीजन के साथ ये सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज स्कैनर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्या करता है ये, इसको हम, अगर आप कोई भी इमेज को स्कैन, अपना रिजल्ट को स्कैन करके अपने जीमेल में
गूगल फोटोज में आप क्या करते हो, सेव करते हो ताकि कभी खोए ना। यानी हार्ड कॉपी अगर आपको गलती से कुछ गुम जाता है, जैसे आधार कार्ड गुम गया, आप कहीं बाहर हो, तो ये स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, बस आपको यही पूछेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है क्या नहीं है। अभी कैसे काम करता है लेजर बीम पे, इतना डेप्थ में हमको नहीं जाना है। बेसिक जो ये क्या करता है, टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित मेमोरी में सुरक्षित रखता है। ठीक है। हम इसमें टेक्स्ट भी, आधार कार्ड में टेक्स्ट देखने को मिलता है, फोटो भी देखने को मिलता है। टेक्स्ट भी क्या करता है, वो स्कैन करता है और डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। कौन, इमेज स्कैनर। उसके बाद ये कैसे काम करता है, प्रकाश, जो स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर क्या करता है, लाइट बीम डालता है और तथा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल बिट मैप इमेज में बदलता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा तो लाइट बीम यूज करता है और उसको बिट मैप इमेज में कन्वर्ट करता है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लंबे समय तक सेव कर रहे हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। ऑप्टिकल कार्ड कार्ड रीडर, ये जो है कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्टिकल। और किस, अब मैं क्या यहाँ पे जो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ऑप्टिकल के कैटेगरी, ऑप्टिकल रीडर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ, कैरेक्टर को रीड कर रहा हूँ या रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। तो जो भी आपके हार्ड कॉपी नोट्स, आपके बहुत सारे बंडल, किसी ऑफिस में इतने सारे बंडल पड़े हैं, अगर किसी टाइपर को टाइपिंग, इसको कुछ अगर उन्होंने मीटिंग किया, उसके ऊपर कुछ लिखा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, टाइपराइटर को बुलाएंगे तो 2-3 दिन और उसका पैसा भी लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, बहुत समय लगेगा। अब कंपनीज क्या करती है, ऐसा उन्होंने एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसा डिवाइस खरीद दिया। आप डायरेक्ट इसको जब भी यहाँ पे पॉइंट करोगे तो यहाँ पे बीम, लेजर बीम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और क्या करेगा, इसको स्कैन करके डायरेक्ट आपको इमेज के तौर पे सिस्टम में देखने को मिलता है। टेक्स्ट के तौर पे नहीं, आपको इमेज के तौर पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो लिखा है वो डायरेक्ट इमेज के तौर पे आप यहाँ पे पाओगे। तो यही है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। कैरेक्टर को आप क्या करें, रिकॉग्नाइज कर दे और आपको वो इमेज के फॉर्म में सिस्टम में देखने को मिलता है। तो इजी है, आपका टाइम सेविंग है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया डॉक्यूमेंट भी बिट इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, पर टेक्स्ट के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज फॉर्म में, आप टेक्स्ट के फॉर्म में तो है नहीं। जो आप ओसीआर स्कैन किए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। किसमें बदलता है, वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है, ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर तथा ओसीआर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सबसे बेस्ट। ये बुक कोई पढ़ रहा है, डायरेक्ट इसको क्या रिप्लाई कर रहा है, छोटे छोटे में लिखा है तो आपको स्क्रीन में ट्रांसफर कर दिया। ये कुछ यहाँ पे मोबाइल पे भी आप ओसीआर का यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ कुछ लिखा है उसको सीधा अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। आप बैठ के 10-12 पन्ना, अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई मैसेजेस लिखा हुआ है, आपके पास समय नहीं है, सीधा स्कैन करिए और उसको अपने मोबाइल में सेव कीजिए। इसका एप्लीकेशन आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में। बारकोड रीडर सिंपल है, लेजर बीम का उपयोग कर रहा है और आपको बैंक में देखने को मिलता है। भारत में 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने इसको लॉन्च किया था। आजकल बारकोड का प्रयोग बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और बारकोड का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। जोसेफ वुडलैंड, बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। बट इसका जो प्रचलन जो है, एलन हैबरमैन को कहा जाता है। अब ये कोई ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड होता है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलता है बार कोड में। ये बारकोड कंसिस्ट बारकोड रीडर कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स, है ना। तो बारकोड में आपको सेंसर देखने को मिलता है। और बारकोड एक क्या है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है। ऑप्टिकल इंपल्स को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। एक डिजिटाइजर का इमेज मैंने आपके रखा है, ये है डिजिटाइजर, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो एग्जाम में पूछ देखने को मिलेगा, दिस डिवाइसेस प्रोवाइड ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कम्युनिकेशन है, जो कि कंप्यूटर का आउटर वर्ल्ड के साथ एक संपर्क, एक आप बोल सकते हैं जरिया। द इनपुट
IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर समटाइम्स कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस बिकॉज दे साउंडेड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यस, कुछ कुछ आपके जैसे वेब कैम है पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। मैंने आपके लिए एक इमेज रखा था, आप चेक करते हैं उसको। कीबोर्ड। हमने इनपुट आउटपुट जब चालू किया था तो शायद वो इमेज किस सेक्शन में, तो हाँ, स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है पेरिफेरल डिवाइसेस। एक पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, वेबकैम, फैक्स, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, जो दोनों काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप देख सकते हैं कि जब आप किसी से डाटा लेना होता है तो आप डाटा लेते हैं अपने फ्रेंड से, और उसके बाद साथ ही साथ डाटा लोड करके भी देते हैं, डाटा लेते भी हैं। तो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है ये कौन, पेन ड्राइव। अब हम अपने सेक्शन पे आ जाते हैं, माउस। यही पढ़ रहे थे हम, और अब हम पहुंचे हैं माउस का कंप्लीट किया हमने, स्कैनर्स पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजिटाइजर्स के बाद। यस, हमने क्वेश्चन देख लिया था। अब GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको एग्जाम में पूछा है ये। और इसमें पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा पॉइंट एंड डिवाइस नहीं है, कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो कीपैड क्या है? सबसे पहले तो ट्रैक बॉल आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, टच स्क्रीन आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, बट जो कीपैड है और माउस भी आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, कीपैड इसमें नहीं है। ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर एग्जाम में आया, देखिए तो जॉयस्टिक इसका आंसर। The unattended interactive information system such as automatic teller machine or ATM is called kiosk, है ना। आप जब एटीएम जाते हो तो वहां पे कोई देखने को नहीं मिलता, आपको कोई गाइड नहीं करता, सिर्फ वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह एक कियोस्क इन्फॉर्मेशन मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपको देखने को मिलता है। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट डाटा एंट्री के बारे में पूछा, इनपुट डिवाइस का काम कौन करता है, स्कैनिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। अब इसमें इमेज स्कैनर कौन सा है, फ्लैट बेड। और which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen। तो OMR शीट में आप यूज करते हैं। QR कोड के बारे में देख लेते हैं, ASCII यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ये क्या करता है QR कोड। अब यहाँ पे एक लेडी है, मैं बार बार एंड बटन यूज करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट वो एंड पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ये तो यहाँ पे एक लेडी है, देख सकते हैं ये क्या प्रोडक्ट पे क्या QR कोड है यहाँ पर। जब ये QR कोड स्कैन करेगी, इस प्रोडक्ट का डिटेल्स पता चलेगा कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, क्या रेट है, कहाँ है। सो इस ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, URL, उससे संबंधित आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो रिसोर्स है वहां पे आपको क्या करेगा, रिलोकेट करेगा। तो लोकेट करेगा आपको ये URL। अब इस कोड के पीछे एक URL एम्बेडेड होता है, जिससे कि हम यदि अपने स्मार्टफोन से स्कैन करें तो वो हमें किसी एक वेबसाइट के URL में रिडायरेक्ट करेगा, तो उस कंपनी के URL में आपको तो आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी QR को स्कैन करोगे तो उसका इंफॉर्मेशन निकलेगा,
सही है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर शीट सबसे इसका बेस्ट एग्जाम देते हैं आप। तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस होते हैं, आप जिसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो इसको स्कैन करेगा। कैसे, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग बनाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जो सर्वेक्षण और परीक्षण जैसे दस्तावेज रूपों से मानव चिन्हित डाटा को पकड़ने और पहचानने की अनुमति देता है। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। स्कैन करेगा, जहां पे इसका लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा वो उसको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपने ब्लैक से क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, यही ओमर पूछता है। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो डाटा प्रेजेंट है ओमर शीट में, उसको क्या करेगा, लेजर लाइट से स्कैन करेगा। यही इसका फंक्शन है। अब जहां पे सबसे ज्यादा आपने यहाँ पे जहां जिसको आप डार्क करोगे, जिसको डार्क करोगे, तो यहाँ सबसे ज्यादा लेजर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और बाकी के कंपैरिजन में तो बस इसका आंसर एक दिन में 500-700 आंसर एक मिनट में चेक कर सकता है, इसकी स्पेशलिटी है। तो ये थोड़ा एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, बट जब यहाँ पे पड़ेगा तो इसके पीछे रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये ऐसे आंसर शीट को सिलेक्ट करता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एडमिशन फॉर्म, सर्वे फॉर्म, एग्जामिनेशन, लोन, बैंक, सब जगह इसका आपको देखने को मिलता है। What is the input device used to scan a mark answer book of a multiple choice क्वेश्चन पेपर? तो OMR शीट इसका आंसर है। और MICR कोड आपको बैंक का चेक सबसे बेस्ट है, हम डायरेक्ट बैंक के चेक पे चले जाते हैं। ये जो बैंक का चेक है यही है MICR कोड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये है MICR कोड, जो बीच के 9 डिजिट होते हैं। फर्स्ट का 3 डिजिट आपको सिटी कोड, उसके बाद बैंक, उसका ब्रांच, ऐसा आपको इसमें देखने को मिलता है। MICR के 9 डिजिट, तो जो 3 कोड क्या है, सिटी कोड, पहला जो 3 कोड है सिटी कोड, उसके बाद का बैंक कोड, लास्ट के 3 डिजिट ब्रांच कोड। यही है MICR मैग्नेटिक, क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और कुल 9 डिजिट कितने डिजिट होते हैं ये पूछ सकता है। 9 डिजिट और 14 कैरेक्टर होते हैं। एक इसका प्रयोग बैंक द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। और इसका प्रयोग विशेषी चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। यह है MICR कोड। और इससे इंपॉर्टेंट अगर कुछ देखना है तो द फर्स्ट 3 डिजिट क्या दिखाता है, मैंने बताया आपको, सिटी कोड, बैंक कोड, मिडिल के 3 और लास्ट के 3 ब्रांच कोड। एग्जाम में इसी से ही पूछेगा। ऐसे ही आपको कहीं से भी पूछ सकता है कौन सा ब्रांच कोड शो करता है लास्ट के 3 डिजिट, फर्स्ट बीच के 3 कोड क्या दर्शाता है MICR में, ऐसा पूछ सकता है। पंच कार्ड रीडर आपको देखने को मिला, गेट पास में इसका यूज होता है। आप ये हर जगह देखने को मिलता है, गेट आदि खोलने के लिए इसका काम किया जाता है। पंच कार्ड 20 सेंचुरी में, जो हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, एक आउटपुट का काम करता था। पंच कार्ड 6 होते थे पंच कार्ड में। अगर इसको हमको देखना है तो एक बार इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, पंच कार्ड ये ऐसा होता है, छेद होता है पंच कार्ड्स में। ये देखें, पंच कार्ड मशीन ऐसे काम करता है। तो कुछ उसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पे ये आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है। और वहाँ पे इनपुट जो मेमोरीज का जो मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स, इसके क्या थे, मेमोरी यूनिट थे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के। और तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर देखने को मिलता है, जो भी आजकल पेट्रोल पंप आप सब जगह देख सकते हैं, डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक से कार्ड रीड करेगा, पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ऐसे मशीन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जब भी आप देखेंगे तो याद आना चाहिए आपको कि एक यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है। इसमें कोई कार्ड में कुछ नंबर्स होते हैं, उसको रीड करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कैसे काम करता है उसको देखते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बारकोड, चुंबकीय स्ट्रिप, कंप्यूटर चिप या
किसी अन्य स्टोरेज माध्यम के साथ एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ सकते हैं। तो आपके जो भी एटीएम का कार्ड हो वहां पर ब्लैक स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या चुंबकीय मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है जिससे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा हुआ प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों में एटीएम कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट, आप इसका इम्पोर्टेंस अभी समझ सकते हैं कि मार्केट में यही चलता है। डायरेक्ट से पेमेंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जाओगे तो आज इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। ये माइक हमने जो इनपुट डिवाइस पे जो ऑडियो कैटेगरी का मैंने बस में इमेज रखा है। माइक्रोफोन ये क्या करता है, माइक ऑडियो सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। कैमरा ये भी आपका वीडियो की कैटेगरी में आता है, जो आंख की तरह काम करता है, ह्यूमन के आंख की तरह। हाँ, तो ये भी इनपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाश की सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। तो इसकी यह ऐसे काम करता है। वेब कैम का जो प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्टिंग, आज सब जगह डिजिटल कैमरा का यूज आपको देखने को मिलता है। एसआरएस हमने देखा था ऑडियो में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, यही है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है? तो MICR है, हमने पढ़ा था। इसमें 9 डिजिट होते हैं, फर्स्ट के 3 डिजिट 1 2 3, जो 3 डिजिट क्या दिखाते हैं, सिटी कोड 4 5 6 बैंक, 7 8 9 ब्रांच। तो ये इंपॉर्टेंट है। MICR के प्रथम 3 अंक ऐसे पूछता है, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या करते हैं, बैंक का प्रथम 3 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है? तो ये आपको हमने बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में क्या करता है, ये बदलता है। और बिट इमेज मैप इमेज में क्या करता है, सेव करता है डाटा को, जो भी हार्ड कॉपी में लिखा रहता है। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र डिजिटल इमेज में परिवर्तित करते हैं? तो ये हम स्कैनर के यूज करके डिजिटल इमेज में हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और OCR हमको बिट इमेज में कन्वर्ट करके देता है। बारकोड रीडर आपको जो भी कोड से प्रोडक्ट कोड वो रीड करने में हेल्प करता है। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा इनपुट डिवाइस? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर और प्रिंटर एक टाइप्स है आउटपुट डिवाइस के, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। क्या पूछा, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने में बनाने के लिए किया जाता है। तो स्कैनर। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट है, प्लॉटर आपका आउटपुट है, स्पीकर आपका आउटपुट है, ये है इनपुट डिवाइस। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम किसका यूज करते हैं? ओमर शेट का। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये पेरिफेरल डिवाइस बोल सकते हैं आपको। मल्टी फंक्शन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, फ्लेक्स मशीन आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक बारकोड डैश कोड है। एक बारकोड डैश कोड है जो विभिन्न चौड़ाई या ऊंचाई के बारे में सात डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्टिकल एक आपने देखा था, ऑप्टिकल कार्ड रिकॉग्नाइजेशन रीडर, है ना? तो ये सब सारे क्या है, ऑप्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो OCR का फुल फॉर्म था। डैश वॉइस वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे टेक्स्ट के रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है और टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसका आंसर होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो प्रिंटर्स के बारे में, आगे जाके सारा प्रिंटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप आउटपुट डिवाइस के हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे देख सकते हैं, लेक्चर 4। और यहाँ इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आउटपुट डिवाइस के साथ। थैंक यू।